ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड इन इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली हम यहाँ पर इन तीनों का कंपैरिजन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बैंड गैप क्या है, इस बैंड गैप को समझते हैं और उसके बाद फिर आगे जाएंगे हम बैंड गैप, जो एक तरह से कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, फिर तब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक सिंगल एटम के स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट एटम है, टिपिकल एटम है ना। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो हमारे हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट की फॉर्म में वो इसके अराउंड मूव करते हैं। ठीक, तो जो ये ऑर्बिट में जो जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, और ऑर्बिट में कितने नंबर आपके इलेक्ट्रॉन के होंगे वो 2n² से डिसाइड होता है। ठीक है, जो आउटर ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, और वो इस फार्मूले को यहाँ पर, ये फार्मूला वहाँ पर अप्लाई नहीं होता आउटर ऑर्बिट के लिए। ठीक है, अच्छा, आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनसे हम डिसाइड करते हैं कि ये जो हमारा एटम है ना, या ये जो हमारा एक तरह से एलिमेंट है वो किस ग्रुप में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आउटर में 4 हैं तो ये ग्रुप 4 का एलिमेंट है कोई। ठीक, अच्छा, अब आते हैं जो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को जो भी इसकी एनर्जी है उसको हम रेफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस की एनर्जी ये रेफरेंस में ले लिया इसको। ठीक है, तो इससे ज़्यादा जो एनर्जी है, न्यूक्लियस से ज़्यादा एनर्जी है इसके आउटर जो सबसे पहला जो शेल है n=1 में, है ना। तो जो इनर मोस्ट शेल है इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है। फिर उससे आगे जो एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको जो n=1 वाला जो ऑर्बिट है उसको हमने इनर मोस्ट शेल इसकी एनर्जी से शो कर दिया है। ठीक है, अच्छा, बैंड क्यों बोलते हैं इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। फिर उससे ज़्यादा एनर्जी है n=2 वाले ऑर्बिट की। ठीक है, तो इसको इससे रिप्रेजेंट कर दिया है। और जो आउटर ऑर्बिट है ना, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या है, वैलेंस है ना, ये वैलेंस बैंड है क्योंकि इसमें यहाँ पर वैलेंसी है, तो ये वैलेंस बैंड बन गया, ये इससे शो कर दिया। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसलिए ही अगर उनको थोड़ी सी आप एनर्जी दें और कोई उनके पास एक और बैंड हो जहाँ से वो जा सकते हों उस बैंड में, तो वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को वो रिसीव करते हैं और उसके बाद उस बैंड में वो स्विच कर जाते हैं। तो पेरेंट एटम को छोड़ के, ठीक है, वो किसी दूसरे बैंड में या किसी दूसरे एटम में स्विच कर जाते हैं। तो इस तरह का है। अच्छा, अब बैंड क्यों बोलते हैं। अब देखो, जो न्यूक्लियस वाली एनर्जी है उसको तो हमने यहाँ पर रख दिया, ये हो गई रेफरेंस। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो n=1 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं मैक्सिमम, जो सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट होता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो भी अलग अलग है। तो उसके लिए ये रूल है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी बट ओनली सर्टेन पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा या इधर मूव करेगा। तो बीच में जो ये एनर्जी का जो बैंड गैप है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये भी फॉरबिडन एनर्जी गैप है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस एनर्जी गैप में फॉरबिडन इसलिए बोलते हैं कि इस जो ये गैप है, एनर्जी गैप, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर मूव नहीं करेगा, वो अपने जो भी एनर्जी मिली है उसके करस्पॉन्डिंग वो यहाँ पर मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा रूल है नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन द सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पर हम शो तो कर रहे हैं कि ये दोनों, है ना, एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, पर दोनों की एनर्जी अलग अलग है। तो कह सकते हैं एक आपका इधर है और एक इसके, है ना, इससे कम एनर्जी वाला है, या एक इससे ज़्यादा एनर्जी वाला है, इस तरह का है। तो इन दोनों की जो डिफरेंट एनर्जी है, तो एक इस लेवल पे है और एक मान लेते हैं इस लेवल पे है। मैं ज़रा इसको खजर का कलर चेंज कर लूँ तो विजिबल हो जाएगा। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ऐसे ही यहाँ पर इससे जो n=2 है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 के 8 इलेक्ट्रॉन की सबकी एनर्जी अलग अलग है। तो यहाँ पर इन सबकी एनर्जी अलग अलग है, तो सबकी इंडिविजुअल एनर्जी है ना, सबकी डिस्क्रीट एनर्जी है। पर जब हम उसको एक, है ना, ग्रुप में शो करते हैं तो वो कंटिन्यूस, है ना, कंटिन्यूस एनर्जी की तरह दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरह इसको हमने बैंड में शो कर दिया। ऐसी आउटर ऑर्बिट में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है डिस्क्रीट फॉर्म में। पर जब उसको हम एक तरह से देखते हैं, जब उसको प्लॉट करते हैं, तो वो एक तरह से
ग्रुप की फॉर्म में दिखाई देती है, बैंड की फॉर्म में दिखाई देती है, तो उसको इस तरह शो कर देते हैं। क्लियर है इतना? तो जो आपका सिंगल एटम है, जो इंडिपेंडेंट एटम है, उसमें सिर्फ वैलेंस बैंड होता है, कोई कंडक्शन बैंड नहीं है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है, जितने भी एटम हैं जिनके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, वो क्या करते हैं, वो या तो बॉन्ड बनाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करेंगे, है ना, अपना ऑक्टेल पूरा करेंगे, या कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर अब ये जो है, ये सिलिकॉन का एटम है, ठीक। और सिलिकॉन का एटम क्या करता है, अपने सराउंड में 4 सिलिकॉन के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और अपना जो है आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, और 8 अपने कंप्लीट करता है और अपने को स्टेबल कर लेता है। तो ये प्रॉपर्टी है ना। तो सारी दुनिया जो है इसी एक तरह से इक्विलिब्रियम अपना 8 इलेक्ट्रॉन के पूरे करने के लिए ये इस तरह ही हमारी जो है सब मूव कर रहा होता है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, है ना, जितने भी एलिमेंट या जितने भी मटेरियल्स हैं, या जितने भी हमारे मेटल या प्लास्टिक है या कुछ भी है, ये जो सब फॉर्म हो रहे हैं, ये सब इसी ऑक्टेल को पूरा करने के लिए हो रहे हैं, है ना। तो इसके ऊपर देखेंगे तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनती हैं और ये सब चीज़ें स्टेबल हैं, वो स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि ये बॉन्ड बनाए हुए हैं, है ना। या जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, चाहे हमारे शरीर के अंदर हो चाहे शरीर से बाहर हो, ठीक है, वो सब यही कहानी है इस बॉन्ड को, मतलब आउटर ऑर्बिट में अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके और उसको स्टेबल होने वाली। ठीक है जी। अब फिलोसफी से थोड़ा बाहर आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमारा जो है वैलेंस बैंड, तो जो ये 2 बैंड हैं, है ना, और न्यूक्लियस की एनर्जी, तो इससे हमें अब कुछ लेना देना नहीं, ना इससे कुछ लेना देना है, और ये भी कम्प्लीटली फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इससे कम नहीं है और ना इससे कम हो सकते हैं। अगर कुछ एनर्जी देंगे तो आउटर ऑर्बिट वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन वो पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी तरह के बॉन्डिंग में या केमिकल रिएक्शन में। तो ये फुली पैक्ड है, n=1 वाला और n=2 वाला। तो इनमें कोई भी अब हमें यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन इनसे मिलनी नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा इस एनर्जी से और इस बैंड से या इस बैंड से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब हमारा लेना देना है वैलेंस बैंड से। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि जब इसने बॉन्ड बनाए हैं अपने सराउंड में, क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने सराउंड में 4 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाए और उनके साथ एक एक जो इलेक्ट्रॉन है शेयर किया और अपना ऑक्टेल पूरा कंप्लीट किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इस तरह बहुत सारे सिलिकॉन के एटम हैं और आपस में सबने बॉन्डिंग बनाई हुई है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो कोई बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और होल, कोई भी बॉन्ड अगर आपका ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब क्यों निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब यहाँ पर जो ये लैटिस स्ट्रक्चर बन गई है ना, जो इस तरह का ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो अब एक नया बैंड आ गया है, उस बैंड को बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। तो अब वैलेंस बैंड के साथ यहाँ पर तो वैलेंस बैंड है और यहाँ पर क्या आ गया है, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में क्या होता है, अब एक नया एनर्जी जो बैंड ऐड हुआ है वो किस वजह से हुआ है कि एटम ने एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाई है। ठीक है, कई सारे एटम्स ने मिलके वो अपना बॉन्ड बनाया है ना, स्टेबिलिटी यहाँ पर अपनी एक तरह से स्टेबल हो गए। और अब जो ये बॉन्ड बने हैं, अब ये बॉन्ड अगर कोई ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन जो भी मटेरियल है इसके अंदर मूव करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस मटेरियल के अंदर ही, तो कोई पीस ऑफ, अगर हम सिलिकॉन का ले लें कोई पीस, तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन उसी मटेरियल के अंदर मूव करेगा। तो उसके अंदर के जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन फ्रीली, है ना, तो वो किस में मूव कर रहा है, बेसिकली कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो अगर उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है जितना ये एनर्जी का लेवल है ना, वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड के बीच में जो भी एनर्जी का लेवल है, अगर उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या करता है, बॉन्ड से बाहर आ जाता है, वहाँ पर होल बचेगा और इलेक्ट्रॉन इधर निकलेगा और ये मूव करता रहेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक उसके पास इतनी एनर्जी है। ठीक है, जितना ये गैप है इन दोनों के बीच में। ठीक, जहाँ भी ये एनर्जी इसकी, जब ये मूव करता रहेगा तो कोलिजन होगा और उसकी एनर्जी क्या है, डिक्रीज होती रहेगी। तो जब वो नीचे लोअर लेवल पे पहुँचता है तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जहाँ पर भी कहीं पर भी होल होगा, है ना, सपोज करो एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो होल इधर निकला, उसका इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जब फिर ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। तो लूज़ करेगा, यहाँ पर ये लूज़ करके किधर आएगा, वैलेंस बैंड पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंस बैंड में, और इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर वापस कंबाइंड हो जाएगा और दोबारा से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह का है।
ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से खत्म हो गया, अब एक होल और एक ही बचा, तो इस तरह का है। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक होल निकलता है, ठीक है। और जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल दोनों क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाएंगे। क्लियर है। तो कंडक्शन बैंड है लैटिस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक, और जो वैलेंस बैंड है वो एटम से रिलेटेड है। तो कंडक्शन बैंड में ये बेसिकली ये जो बैंड है कंडक्शन बैंड, ये सारे जितने भी यहाँ पर एटम हैं इस लैटिस स्ट्रक्चर में सबका एक कॉमन बैंड है, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, तो अब हमारा लेना देना है लैटिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, अब सिंगल एटम की बात नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर दो बैंड की बात करेंगे, एक हम वैलेंस बैंड की और एक हम कंडक्शन बैंड की, इन दो की बात करेंगे, ठीक है। और इनके जो बीच में बैंड गैप है उससे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसे इंसुलेटर बन जाते हैं मटेरियल, और कैसे सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, और कैसे कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है बेसिकली, वो देखते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर के वैलेंस बैंड जो है ना, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पर 8 नहीं है ना, कमी है। पर जो कंडक्शन बैंड है इनका, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो अगर आप इस जो इंसुलेटर जो भी मटेरियल्स हैं है ना, जो भी एलिमेंट हैं, अगर इनको आप हीट है ना, जो पहले बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर पे ये बिल्कुल भी कंडक्टिविटी शो नहीं करते, क्योंकि इनके पास जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि इस बैंड गैप को क्रॉस करके यहाँ पहुँच जाएँ। तो जब तक उसको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स को, तो तब तक वो अपना वैलेंस बैंड छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप उसको इस लेवल की एनर्जी दे रहे हो तो वो यहाँ फिर उस एनर्जी को रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। वो रिसीव तभी करेगा जब एक उसको कंडक्शन बैंड वाली जो एनर्जी है ना, जब तक वो एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाते, कंडक्शन बैंड में नहीं जाते तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री चार्ज कैरियर हैं है ना, जो चार्ज कैरियर हैं वो हमें इंसुलेटर मटेरियल में मिलते नहीं हैं, और इससे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी वो बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। पर ये जो बैंड गैप है, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सट्रीम हीट दो है ना, हाई टेम्परेचर पे, ये कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं, क्योंकि इतना एनर्जी जो है ये मिल जाती है, तो हाई टेम्परेचर पे मिलती है, ठीक है। अब उसमें भी बहुत सारे हैं, अब जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड है 9 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ठीक है। तो एक तरह से एक्सेसिव हीट देनी पड़ेगी इसकी कंडक्टिविटी को एक तरह से इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। तो 9 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है सिलिकॉन ऑक्साइड का, ठीक। तो अब हम अपने घरों में देखते हैं हम यूज़ करते हैं 220 वोल्ट, तो उसका जो इंसुलेटर मटेरियल अलग है, ठीक है। फिर उससे बाहर जाओगे तो जब 440 की बात करते हैं तो उसका इंसुलेटर मटेरियल है ना, उसके उनके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा हो जाता है हैवी। और जब हम 11K की बात करते हैं तो वहाँ पर इंसुलेटर जो मटेरियल हैं वो अलग लेवल के हो जाते हैं। और जब उससे ऊपर जाते हैं 11K की लाइन से, 11 kV वाली से अगर और ऊपर जाते हैं तो 33 kV या इस तरह का कुछ भी, तो वहाँ पर हम एक तरह से सिलिकॉन ऑक्साइड वाले या कुछ स्टोन इस तरह के यूज़ करते हैं इंसुलेटर की तरह, ठीक है। तो वहाँ पर ये नॉर्मल वाला जो है, जो एक तरह से प्लास्टिक या इस तरह से जो रबर है, ये काम नहीं करती है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं सेमीकंडक्टर पे। सो सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप है वो इंसुलेटर से कम है और कंडक्टर से ज़्यादा है, तो लेस देन 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है ना, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो रूम टेम्परेचर पे कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो कुछ बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है कि वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, रूम टेम्परेचर पे उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो ये जो बैंड गैप है, ये जो एनर्जी लेवल है यहाँ से कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में, उनको इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना वैलेंस बैंड से जाएगा छोड़ के, तो उधर होल क्रिएट होगा और कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और इधर फ्रीली मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर चार्ज कैरियर आ गया। तो कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सारे बॉन्ड है ना, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंटली ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो कुछ चार्ज कैरियर आते हैं और कुछ कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ज़्यादा शो नहीं करते, कम ही कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो इंसुलेटर से तो ज़्यादा है, ठीक है। अब आते हैं कंडक्टर के केस में। कंडक्टर के केस में दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं है, ठीक है। तो जो वैलेंस बैंड में है, एक तो जो कंडक्टर हैं है ना, जो मेटल्स हैं, इनका जो एक तरह से एटम का साइज है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो
न्यूक्लियस बनेगा, उसके बाद फिर एक आ गया, उसके बाद एक और आ गया, उसके बाद और आ गया, उसके बाद एक और आ गया, इस तरह का है ना। तो कई सारे ऑर्बिट लेवल बनते हैं। तो आउटर ऑर्बिट लेवल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो ईजिली उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो जैसे बॉन्ड की फॉर्म में, तो जब तक अगर इंडिपेंडेंट एटम की बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं छोड़ के जाएगा, पर जैसे कि वो अपने बॉन्डिंग में रहते हैं, है ना, अपनी स्ट्रक्चर एक तरह से है, ठीक। तो जब वो बॉन्ड वॉन्ड वगैरह बनाते हैं अपने सेम, मैं बात कर रहा हूँ जैसे कॉपर के ही एटम हैं कई सारे, है ना, किसी पीस कॉपर के पीस की, तो उसमें जो एटम है वो क्या करेंगे, वो इधर से ऑर्बिट छोड़ के चले जाएंगे, अपना वैलेंस बैंड छोड़ के चले जाएंगे, आउटर ऑर्बिट को छोड़ के चले जाएंगे और दूसरे एटम पे चले जाएंगे, ठीक है, या ऐसे ही घूमते रहेंगे, इस तरह चलते चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में कोई भी बैंड गैप नहीं है। तो एक तरह से हम इनको कंसिडर करते हैं कि दोनों ओवरलैप हैं, ठीक है। तो ओवरलैप का मतलब है जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन बैंड से फिर वैलेंस बैंड में आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर सपोज करो दो एटम है, ये एक एटम है कॉपर का और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, ऐसे ये दूसरा है कॉपर का। वैसे तो बॉन्ड बनाए हुए हैं, पर यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली मूव कर जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कहीं और चला जाएगा। तो इस तरह से फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, तो कंडक्टिविटी जो है वो अच्छी कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया डिफरेंस कंडक्टिविटी को लेके, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को लेके, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हो गए आपके, और साथ में दूसरी चीज़ हो गई वैलेंस बैंड। तो हमने अभी दो चीज़ से हमने यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस क्रिएट किया है, एक तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से और दूसरा है वैलेंस बैंड जो एक तरह से ये बैंड गैप है। तो दो चीज़ से, बैंड गैप से और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से। तो इंसुलेटर में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, तो अभी रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंसुलेटर का कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में नहीं जाता। सेमीकंडक्टर के कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कंडक्टर के जो भी वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, वो आपके एक तरह से कह सकते हो कि वो कंडक्शन बैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टिविटी, जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं कंडक्टर के केस में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसके कम होते हैं इसलिए कम कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसके कुछ नहीं होते, है ना, इसके कोई भी नहीं है, तो ये बिल्कुल भी कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। अब आते हैं रेसिस्टिविटी पे। तो जैसे कि अगर हम देखें, तो जैसे कि अगर हम देखते हैं रेसिस्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। अब रेसिस्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो रेसिस्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा इंसुलेटर की है, सबसे कम कंडक्टर की है और बीच में लाई करता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो कहने का मतलब है इंसुलेटर से लेस रेसिस्टिविटी होती है, कंडक्टर से, है ना, ग्रेटर कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की। क्लियर है। कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे इंसुलेटर से ज़्यादा कंडक्टिविटी है, कंडक्टर से कम कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की। तो यहाँ पर मैंने ये दिया हुआ है जो इनकी एक तरह से अलग अलग मटेरियल की। तो सिलिकॉन की जो कंडक्टिविटी है पर सेंटीमीटर वो इतनी है ना, ये 10⁻³ है, 50 × 10⁻³। जर्मेनियम की 50 ओम पर सेंटीमीटर है, ठीक है। और गैलियम आर्सेनाइड की 1.42 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ये तो बैंड गैप है बेसिकली, 1.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बैंड गैप है, 0.75 ये भी बैंड गैप है, ठीक है। ऐसे ही अगर कंडक्टिविटी की देखें तो इसकी कंडक्टिविटी में यहाँ पर मैंने इसको मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। कंडक्टर की देखें, कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है 10⁻⁻6 ओम पर सेंटीमीटर, ये कॉपर की है। और यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्साइड का एग्जांपल दिया हुआ है, इसकी है 10⁻12 ओम पर सेंटीमीटर, ये कंडक्टिविटी है, ठीक है जी। अब 3 पॉइंट से हो गया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, बैंड गैप, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, है ना, 4 चीज़ से हमने डिफरेंस हो गया। अब आते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होगा, 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे कौन सा कंडक्टिविटी शो करेगा, ये तो नहीं करेगा, रूम टेम्परेचर पे नहीं कर रहा है, तो फिर तो पॉसिबल ही बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है,
सेमीकंडक्टर के जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको भी इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि वो भी कंडक्शन बैंड में चले जाएं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे यानी 0 केल्विन पे। तो ये भी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट 0 और 0 केल्विन। कंडक्टर जो है वो एब्सोल्यूट 0 पे कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। अब आते हैं वेरी हाई टेम्परेचर पे। वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आता है? तो वेरी हाई टेम्परेचर पे कुछ इंसुलेटर जिनका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, ठीक है, तो वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है वेरी हाई टेम्परेचर पे। कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो लो हो जाती है, ठीक है। तो कंडक्टर के साथ ये केस है। अब क्यों लो हो जाती है? अब इसको ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पर वैसे ही फ्री चार्ज कैरियर बहुत सारे हैं, अगर आप उसको और हीट दोगे, है ना, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर है वो और इंक्रीज होंगे। तो पर जब इंक्रीज होते हैं तो जो कोलिजन रेट है, जो आपस में जो एक दूसरे से वो एक दूसरे को हिट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये ऐसा है जैसे कि एक हाईवे है, 3 लाइन का हाईवे है, तो जब तक आप 3 गाड़ी दोगे तो स्मूथली मूव करेंगी, उसके बाद 6 करोगे तो ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आप अगर 3 लाइन के हाईवे पे 300 है ना कार एक साथ छोड़ दोगे तो फिर सबकी स्पीड जो है वो जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना, जो स्पीड है या एक्सेलरेशन है वो सबका डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और कोलिजन रेट भी बढ़ जाएगा। तो कोलिजन रेट बढ़ जाएगा तो जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर सेंटीमीटर मतलब पर सेकेंड, है ना, उसको देखते हैं ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर टाइम, इस तरह का आई की वैल्यू आई इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई बाई इसको एन ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ जो आपके ये जो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मूव कर रहे हैं वो करंट होता है। तो वो क्या हो जाता है, वो फिर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में इनका कोलिजन बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से रिड्यूस हो जाता है। तो जो रेसिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती है हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर की। इन दोनों की इंक्रीज होती है कंडक्टिविटी हाई टेम्परेचर पे, पर जो आपका कंडक्टर है उसकी जो है रेसिस्टिविटी इंक्रीज होती है, कहने का मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ये डिफरेंस है इन सब के बीच में, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट क्या है, अब इसको भी देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जो है उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, एन इलेक्ट्रॉनिक ये 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। और इसको 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो ये जूल में है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कूलम में होता है, ठीक है। तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, पर यहाँ पर हम जब 1 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की बात कर रहे हैं तो इतने जूल एनर्जी है ये, ठीक है। चलिए, अब इसमें अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू।